नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात भागलपुर धमाके की। भागलपुर धमाके की 40 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है। जांच के साथ ही कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुवार की रात 11:30 बजे जिस घर में ये धमाका हुआ, उस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उस घर का मालिक मोहम्मद आजाद घटना के बाद से फरार है। ये तस्वीर मोहम्मद आजाद की है। फरार मोहम्मद आजाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस घर में ये विस्फोट हुआ था वो मोहम्मद आजाद का ही था। मोहम्मद आजाद ने लीलावती देवी को घर किराए पर दिया था और घटना के बाद से ही मोहम्मद आजाद फरार है और इसके कारण घटना में आजाद का किरदार संदिग्ध बताया जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबूराम के मुताबिक मोहम्मद आजाद इस विस्फोट के कारोबार में सीधे तौर पर शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद और कई खुलासे होंगे। जो ये लीलावती का परिवार इस मकान में रहता था, वो मकान जिसके नाम पे है मोहम्मद आजाद, जो वहीं पे अपनी गेट और ग्रिल की दुकान भी किए हुए थे, उनका रोल इसमें कुछ थोड़ा सा और संदेहास्पद हुआ है। पहले तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया यही था कि अपने मकान में गैरकानूनी गतिविधि की इन्होंने इजाज़त दी, तो इससे इनका रोल स्पष्ट हुआ था। लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ जानकारी मिली है कि शायद इस कारोबार में उनका भी कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। गिरफ्तारी के बाद और साक्ष्य का खुलासा होगा। और चलिए अब खबर तो समझिए। सालों से आजाद के घर में पटाखा बनाने का काम चल रहा था। लीलावती को आजाद ने घर किराए पर दे रखा था। जाहिर है आजाद को पटाखा बनाने के बारे में जरूर पता होगा। आजाद सिर्फ मकान मालिक है तो वो फरार क्यों हो गया है? घटना के बाद से आजाद फरार है। क्या बम बनाकर एक बड़ी साजिश उस घर के भीतर रची जा रही थी? और घटना स्थल से 16 किलो बारूद बरामद हुआ है। इसके साथ ही बारूद के अलावा 1 किलो कीले भी बरामद हुई है। और साथ ही सवाल यह है कि क्या पटाखे की आड़ में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी? आजाद की गिरफ्तारी से बड़े नेक्सस का एक बड़ा खुलासा हो सकता है। और इस वक्त अगर हम आजाद की बात करें तो वो इस पूरे मामले के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर आजाद की गिरफ्तारी कब होगी और उसके बाद इस पूरे मसले को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। और चलिए भागलपुर ब्लास्ट की बात कर लें तो 4 घर इस पूरे ब्लास्ट में तबाह हो गए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं। घटना के 48 घंटे बीतने को हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह वही कायम है कि क्या पटाखे की आड़ में आतंकी साजिश को फुस करने की कोशिश की जा रही थी? यह रिपोर्ट देखिए। पटाखा या बम का धमाका, बारूद और बर्बादी की क्या है असली कहानी? पटाखा फैक्ट्री की आड़ में कैसी साजिश? लीलावती का नाम और मोहम्मद आजाद का काम। भागलपुर धमाके को भले ही 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हों, लेकिन बर्बादी का निशान अब भी मौजूद है। एटीएस और एफएसएल की टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के दौरान एफएसएल की टीम के हाथ नीला, पीला और भारी मात्रा में सिल्वर रंग का बारूद बरामद हुआ है। साथ ही मौके से करीब 7 किलो कीले भी बरामद हुई हैं। सवाल है कि पटाखे में कीलो का क्या काम है? लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो उसमें जो कीले हैं उसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जब एफएसएल की टीम यहाँ आई थी तो बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है यहाँ से तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 केजी के आसपास जो है वो कीले बरामद की गई है, कांटी बरामद किया गया है। और ये कांटी जो है अमूमन जब बम बनाए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो बम बन के जो जानकार हैं, बम निरोधी दस्ता के जो लोग हैं, उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बम बनाने का काम किया जा रहा होगा।
भले ही भागलपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की बात कह रहे हो, लेकिन घटना स्थल से मिले सामान संकेत दे रहे हैं कि भागलपुर में पटाखे की आड़ में बम बनाने की तैयारी चल रही थी। संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है कि लीलावती देवी जिस मकान में रहती थी उसका मालिक मोहम्मद आजाद फरार है। इसमें आईओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम है उनको भी दिया गया है। टीम में से एक अन्य एसएचओ हैं जिनको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने के लिए। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ नए सूत्र हमारे हाथ लगे। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है, ये तो बात की बात है, लेकिन भागलपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि बिना लाइसेंस के कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था विस्फोटकों का इस्तेमाल? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की रची जा रही थी साजिश? क्या भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे की हो रही थी तैयारी? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। और खबर को समझने से पहले भागलपुर धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ है वो जान लीजिए। गुरुवार की रात 11:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट की जांच बिहार एटीएस कर रही है और पुलिस ने चूक होने की बात तक कही है। फिलहाल तातारपुर थाना अध्यक्ष को इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है। और कल की अगर बात कर ली तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की थी और पूरे घटनाक्रम को समझा था। और चलिए अब खबर तो समझिए। काजोली चक्की जिस घर में यह ब्लास्ट हुआ है वहां सालों से पटाखे बनाए जा रहे थे। साल 2003, 2008 और 2021 में धमाका हो चुका है। 2003 में काजबली चक मोहल्ले में एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। और 2000 में अगर हम बात करें तो फिर काजोली चक में ही विस्फोट हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। कुल मिलाकर सवाल यह है कि पटाखे बनाने में कीलों का क्या काम? क्या बड़ी साजिश को फुस करने के लिए पटाखा थ्योरी थी या फिर पटाखा थ्योरी में आजाद का क्या रोल है जो कि मकान मालिक है और इस वक्त फरार है? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घटना के बाद से मोहम्मद आजाद फरार है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं थी। पुलिस इतने बड़े पटाखा फैक्ट्री से अनजान क्यों थी? जाहिर है सब कुछ जांच में साफ हो जाएगा, लिहाजा मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी इस वक्त बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मोहम्मद आजाद को लेकर तफ्तीश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। और चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन संकट की। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तक महायुद्ध में बदल चुका है। रूस यूक्रेन में महातबाही मचा रहा है। यूक्रेन का चप्पा चप्पा इस महायुद्ध की गवाही दे रहा है। यूक्रेन जहां रूस के गोले बरस रहे हैं, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा में झारखंड की एक बेटी भी शामिल है जो युद्ध की विभीषिका के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच 10 दिनों से युद्ध जारी है। बम और गोलों से चारों ओर यूक्रेन में तबाही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा में रांची की ये अफसर बिटिया भी शामिल है। झारखंड की मनीता 25 फरवरी से रोमानिया में रहकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। Luggage, keep your passport in pocket. Quietly get up, get your luggage and go back to your place. Diplomat.
Doing a great job. Yes, yes. You're doing a great job. We try to do like this from the morning, but I can't. We could. Can, go, where the people? Will see no, Okay. Diplomatic, yes, for me, no, Okay. Hey, shut up! मनिता 2016 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। मनिता 2017 के सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और फिर ये रूस के मॉस्को में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर इनकी ज्वाइनिंग हुई। 2019 में इनकी पोस्टिंग ताजिकिस्तान में हुई। 25 फरवरी को मनिता को दिल्ली से रोमानिया भेजा गया है। मनिता पहले भी 5 साल रूस में रह चुकी है। रसियन भाषा में अच्छी पकड़ होने के चलते मनिता को इसके लिए चुना गया है। मनिता को राष्ट्र सेवा करते देख परिजन काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डर तो लगता है, बट इसके साथ गर्व भी महसूस होता है कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम कर रही हैं देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। तो जितना हमको तकलीफ है उसी तरह से हम भी समझते हैं कि उनके पेरेंट्स के भी कहीं इससे ज़्यादा 4 गुना 5 गुना दर्द होता होगा कि मेरा बच्चा कैसे है, क्या किस हाल में है। लेकिन हमको खुशी है कि आज हमारी बेटी वहाँ संघर्ष करके बच्चों का ख्याल रख रही है और इंडिया वापस भेज रही है। इस पर हमको बहुत गर्व है। गर्व तो महसूस होता है, लेकिन रिस्क बहुत नजर आता है। देश से दूर बाहर में जहां हम कोई उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लगता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करके लौट आते। झारखंड की बेटी मनिता पर सबको गर्व है। यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। बात परमाणु प्रहार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे आलम में ऑपरेशन गंगा के तहत हर रोज भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की जा रही है। गर्व की बात तो ये है कि सरकार के इस मिशन में झारखंड की बेटी भी शामिल है। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और अब तक कुल 21,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15 उड़ानों से 2,900 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है और ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटों में 13 उड़ानें तय की गई है। सभी भारतीय खार्किव छोड़ चुके हैं। पिसोचन से सभी भारतीयों को आज निकाल लिया जाएगा और खार्किव से भारतीयों को पिसोचन जाने को कहा गया था। समय से भी छात्रों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि पूरी तरह सुरक्षित वो अपने घर, अपने वतन को वापस लौट सके। वहीं बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डीजीपी दौड़ लगाने के दौरान औंधे मुंह गिर पड़े थे। वीडियो 26 फरवरी का है जब पटना के बीएमपी ग्राउंड में पुलिस सप्ताह के समापन समारोह के दौरान दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 50 मीटर की दौड़ में सिर्फ आईपीएस अफसरों को दौड़ना था। अफसरों के हौसले अफजाई के लिए डीजीपी भी दौड़ में शामिल हुए थे और इस दौरान सबसे आगे निकलने की होड़ में वो तेज दौड़ने लगे और औंधे मुंह गिर पड़े। उनके पीछे दौड़ रहे आईपीएस अफसरों ने उन्हें उठाया। उनकी नाक और चेहरे पर गहरी चोट लगी है। और अब बात चांद पर जमीन की। चांद पर जमीन खरीदने को लेकर कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं और आज सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मधुबनी से आई ये रिपोर्ट देखिए जिसमें एक डॉक्टर पिता ने अपनी बिटिया के लिए चांद पर जमीन का गिफ्ट दिया है। चांद से बिटिया एक टुकड़ा चांद की मालकिन बन गई। जी हाँ, झंझारपुर की डॉक्टर फैमिली ने 10वें जन्मदिन पर अपनी चांद सी खूबसूरत बिटिया को एक टुकड़ा चांद गिफ्ट किया तो इस अनोखे तोहफे की चर्चा हर तरफ होने लगी। ये है झंझारपुर के चर्चित डॉक्टर परिवार के मुखिया डॉक्टर सुरवेंदु झा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा झा।
7 पीढ़ियों से इस परिवार ने बिटिया की किलकारी नहीं सुनी थी, लेकिन जब 10 साल पहले डॉक्टर सुधा झा पहली बार मां बनी तो आस्था के रूप में सुंदर सी बिटिया ने आंखें खोली। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बेटी होने की खुशी में उस समय पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। तब से एक एक कर 10 साल गुजर गए और आस्था बिटिया 10 साल की हो गई। तो दुलारी बेटी की 10वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए पिता डॉक्टर सुरवेंदु झा ने पिछले साल नया आइडिया सोचा। चांद पर जमीन खरीदने के लिए कैलिफोर्निया की लूना सोसाइटी में ऑनलाइन अप्लाई किया। कुछ दिन पहले ही जब वहां से जमीन की रजिस्ट्री का पेपर आया तो परिवार की दुलारी बिटिया आस्था चांद की टुकड़ी की मालकिन हो गई है। नन्ही परी आस्था को माता पिता से मिला अनमोल तोहफा सचमुच हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। आज इस सौगात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर कैसे खरीदते हैं जमीन, कितनी रकम में जमीन को खरीदा जा सकता है और चांद पर जमीन खरीदने के क्या कुछ नियम कानून हैं। तो चलिए अब आपको खबर को समझाते हैं। इंटरनेट पर कई तरह की ऐसी वेबसाइट है जो चांद पर जमीन खरीदने बेचने का दावा करती है। अगर आप इन वेबसाइट से जमीन खरीदेंगे तो आपको चांद पर जमीन खरीदने के कागज, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री भी मिलती है। अगर कीमत की बात करें तो यह कीमत डॉलर में होती है और आप डॉलर के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं। भारतीय करेंसी के हिसाब से यह कीमत 2500 के आसपास होती है। इसका मतलब है कि आप चांद पर 1 एकड़ जमीन करीब 2500 रुपए में खरीद सकते हैं। कानून की अगर हम बात कर लें तो यह गैर कानूनी है। 104 देशों ने मिलकर एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन किया हुआ है और इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है। नियमानुसार चांद किसी भी देश के अंडर में नहीं आता और वहां कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। अंतरिक्ष की वस्तुओं पर किसी का भी हक नहीं है। ऐसे में वहां ना कोई कुछ खरीद सकता है और ना ही वहां कोई कुछ बेच सकता है। वेबसाइट सिर्फ एक सर्टिफिकेट देती है जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। आप वहां जाकर रह नहीं सकते हैं, ना ही आप वहां पर जा सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ खुद की खुशी के लिए, यह कोई वास्तविक जमीन की खरीदारी नहीं होती। यह महज एक सर्टिफिकेट होता है और गिफ्ट के लिए इन दिनों ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप भी चांद पर जमीन खरीदना चाहते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत खरीद सकते हैं। और बिहार में एक इंजीनियर काली कमाई का कुबेर निकला है। छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभुनाथ सिंह की 4 ठिकानों पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की, जिसमें इंजीनियर शंभुनाथ के पटना और छपरा में 4 ठिकानों से 10 लाख रुपए कैश, 1 किलो से अधिक सोने के आभूषण, करीब 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति और 2 लग्जरी गाड़ी का पता चला है। जिसके बाद अब शंभुनाथ पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता दिखाई दे रहा है। 200, 500 और 2000 की इन गड्डियों को देखिए इन सोने चांदी के गहनों को। ये सब कुछ भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई गई काली कमाई का हिस्सा है। इस काले धन का खुलासा तब हुआ जब निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। निगरानी की टीम ने छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभू शरण सिंह के 4 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी छपरा के मोतीराजपुर स्थित घर, डाक बंगला का सरकारी आवास और दफ्तर सहित पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी के अपार्टमेंट में भी हुई। पूरी निगरानी की टीम को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जो यहाँ पर फ्लैट्स के अंदर से जो चीज़ें मिली हैं उनका आकलन किया जा रहा है, जो खंगाला गया है प्रॉपर्टी उसका। और जो कैश है उस कैश को देखिए आप, 500, 200, 2000 तमाम जो घूस के पैसे हैं उसको निगरानी की टीम ने रिकवर किया है। निश्चित तौर पर अब जो शंभू शरण सिंह हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एक एक कर जो चीजें मिली हैं वो उनके खिलाफ जा रही हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।